आप देख रहे हैं हमारी पेशकश हमार बिहार प्रगति के पथ पर और इस सेशन में हमारे बहुत ही खास मेहमान हैं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश प्रसाद सिंह साहब। आपका बहुत धन्यवाद और अभिनंदन न्यूज नेशन के मंच पर। जानेंगे कांग्रेस के प्रोस्पेक्ट्स बिहार में क्या है, महागठबंधन में कांग्रेस अपने को कहां पाता है, राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा से कितना फर्क पड़ा है और क्या आने वाले भविष्य में कांग्रेस ऐसा सोचती है कि एकला चलो के नारे पर वो आगे बिहार में बढ़ सकती है अगर उसे अपना संगठन खड़ा करना है। और मेरे साथ मेरे सहयोगी मोहित भी होंगे इस परिचर्चा में। बहुत धन्यवाद पहले तो आपके लिए। नहीं, आप सबों का धन्यवाद। तो आपको कैसा लग रहा है, मतलब कांग्रेस का प्रोस्पेक्ट कैसा लग रहा है महागठबंधन में? पहले जो आपने लिखा है बिहार प्रगति के पथ पर जी। तो बिहार तो लगातार पिछड़ता जा रहा है। बिहार जब देश आजाद हुआ था, श्री बाबू के नेतृत्व में बिहार वाज द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेड स्टेट इन द कंट्री। आपको अगर पीछे जाइएगा तो पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना में मैं सब जगह ये बात कहता हूँ कि चीनी मिलें प्रायः हर जिले में बिहार में हुआ करती थी और अकेले बिहार देश के नेशनल किटी को 27% चीनी देने का काम करता था, जो आज डबल इंजन में घट के 2% से भी नीचे चला गया और प्रायः सभी चीनी मिल के चिमनी से धुआं निकलना बंद हो गया। तो प्रगति नहीं हुआ है, हम लोग पीछे जा रहे हैं। और ये तो पीछे की बात बता दिया। एक मोहित जी कभी कभी मेरे घर आते हैं 11 ताल कटोरा रोड, जहां मैं रहता हूं दिल्ली में। वहां से 100 गज की दूरी पर है नीति आयोग, जो पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था कांग्रेस के जमाने में। तो नीति आयोग का जो पिछले तिमाही का रिपोर्ट है, जो समीक्षात्मक रिपोर्ट पेश करती है डिफरेंट स्टेट्स का, उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन के मामले में बिहार 28 बड़े राज्यों में 28वें स्थान पर। हिस्टोरिकली पीछे? हिस्टोरिकली नहीं पीछे है, इसलिए पहले हिस्ट्री तो मैं बता दिया कि 27% चीनी पैदा करता था, जो आज 2% से नीचे चला गया। और उसी जमाने में अगर बात करिएगा तो इंडस्ट्री का जाल बिछा हुआ था। हटिया का कारखाना, रांची का, बोकारो में स्टील का कारखाना, सिंदरी का कारखाना, सब जगह कोई ऐसा जगह नहीं था। बेगूसराय में फर्टिलाइजर का कारखाना, पावर इंडस्ट्री, ये सब पहले पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट बिहार में 2-3 जो बड़े राज्य हैं उसमें एक बिहार भी हुआ करता था। लेकिन आज वही 28 बड़े राज्यों में 28वें स्थान पे चला गया। शिक्षा का बड़ा केंद्र हुआ करता था बिहार। अगर हिस्टोरिकली जानिएगा, समझिएगा, अगर आप बिहार को थोड़ा बहुत भी समझते होंगे, ये समझते होंगे, बिहार के बगल के रहने वाले हैं, तो बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था, जिसमें पूरे दुनिया भर के छात्र पढ़ने आते थे। और आज सबसे ज्यादा पलायन छात्रों का ही यहाँ से हो रहा है। जो थोड़ा वेल ऑफ हैं, जो फैमिली थोड़ा सा भी अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए चिंतित है, वो अपने बच्चों को स्कूली शिक्षा के लिए या उच्च शिक्षा के लिए बाहर भेज रहा है। तो एजुकेशन सेक्टर में भी, चाहे प्राथमिक शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो, उसमें भी 28 बड़े राज्यों में हम 28वें स्थान पर खिसक के चले गए। सारी बातें सही मान रहा हूं जो आप कह रहे हैं, तो फिर वो वोट में रिफ्लेक्ट क्यों नहीं होता? मतलब 2005 से 2025 तक इतना सब कुछ हो गया और फिर भी जनता आपको अपने साथ नहीं ले रही है। फिर इसका क्या मतलब है? या तो आप पब्लिक को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे कि साहब ये खामियां हैं और हम इसको सुधारेंगे, हमें वोट दीजिए। भाई आप तो मतलब बेस्ट वकील बन रहे हैं वर्स्ट केस के। पहले मेरी बात आप सुने नहीं, पहले आप मेरी बात सुने नहीं, फिर स्वास्थ्य सेवा में भी 28 बड़े राज्यों में 28वें स्थान पर बिहार चला गया। आप जो टाइटल लिखा है, मैं नीचे से जो देख पाया उस पे मैं बोल रहा था। अब आपका जो सवाल है करिए ना, कांग्रेस के बारे में, महागठबंधन के बारे में, एनडीए के बारे में। अभी तो बिहार को जो प्रगति पर आप ले जा रहे थे, ले गए थे, मैं उसकी चर्चा प्रारंभ किया और वहां आपको मैं जवाब दे रहा था। तो अब आप बिहार, ठीक है, अब मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर बिहार प्रगति के पथ पे नहीं है तो 2005 से लेकर 2020 तक लगातार क्यों जीत रहे हैं नीतीश कुमार? झूठ बोल के जीत रहे हैं। 2015 में प्रधानमंत्री जी
आए थे या उसके पहले ही चले जाइए, किस तरह का झूठ परोसा जाता है बिहार और बिहारियों के सामने। बिहार का जब बंटवारा हो रहा था 2000 में, उस समय मैं बिहार विधानसभा में काम करता था एमएलए के रूप में, और जिस समय बंटवारे के बिल पे बहस हो रहा था तो जो तत्कालीन गृह मंत्री थे एल.के. आडवाणी जी, जो अभी उस साइड चले गए हैं सलाहकार मंडली में, उन्होंने भाषण देते हुए उस बिल पर कहा था कि बिहार को हम हरियाणा और पंजाब बनाएंगे, बिहार को 1,80,000 करोड़ का पैकेज देंगे। ये उन्होंने कहा था, निकाल के आप देख लीजिएगा, आप तो इस फोन में जरा सा टाइप करिएगा सब आ जाएगा। तो वहां से बिहार की दुर्गति की कहानी शुरू होती है। बिहार को नहीं मिला पैकेज। 2000 के आसपास की बात होगी। 2000 की ही बात है। झारखंड से अलग हो रहा था। हाँ, झारखंड अलग हो रहा था बिहार से। हाँ बिल्कुल। मैं उस समय मंत्री था, दोनों झारखंड और बिहार दोनों का स्वास्थ्य राज्य मंत्री था मैं यहाँ। मैं शुरुआती दिनों में, तो इसलिए मुझे अच्छी तरह से याद है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मोदी जी प्रधानमंत्री बने 2014 में, और 2015 में मोतिहारी गए थे। लेकिन आप एक टेन्योर भूल गए। एल.के. आडवाणी जी तो 2004 तक थे, 2004 से 2014 तक तो मनमोहन सिंह थे, और यहाँ लालू प्रसाद यादव भी रहे 2005 में। 2005 में सरकार बदल गई। सरकार बदलने से क्या होता भाई, जनता तो सबकी है, सरकार किसी की भी हो। 10 साल तो आपका भी कार्यकाल था ना। तो छोटा सा करेक्शन किया, आप बिगड़ क्यों रहे हैं? नहीं, मैं बिगड़ नहीं रहा हूँ। ये कहा सर, मैं बिगड़ नहीं रहा। देखिए आपने देखिए आपने स्मार्टली क्या किया। तो मैं स्मार्ट हूं, तो उसको आप ऐसे ये कर सकते हैं। आपने 2004 से आडवाणी जी से सीधे आप मोदी जी पे ले आए। 10 साल सर आपके पास भी थे। नहीं, वो उसमें क्या हुआ वो भी मैं बता देता हूँ सर। अगर आप पहले वो कहानी सुनना चाहते हैं तो मैं बताता हूँ। उस समय भी मैं भारत सरकार का मनमोहन सिंह जी के मंत्रालय जो मंत्रिमंडल था उसका हिस्सा था, और मैं कृषि और खाद्य महकमे का काम देखता था। अगर फिर आप इतिहास में जाइएगा तो देश की आज़ादी के बाद पहली पंचवर्षीय योजना से 12वीं पंचवर्षीय योजना जब ये सरकार आई थी, तब तक कभी भी जो किसानों का एमएसपी था 10 रुपया, 20 रुपया, मैक्सिमम 50 रुपया तक बढ़ा करता था। और मुझे अच्छी तरह से याद है, जब मंत्री बनता है बिहार में, यूपी में, तो लोग अभिनंदन करते हैं कि कितना क्या हो गए हम। तो हम अपने क्षेत्र में थे, कहीं कहीं अभिनंदन का कार्यक्रम चल रहा था। पीएमओ से फोन आया कि किसान संगठन के लोगों से मनमोहन सिंह जी की फलां डेट पर मीटिंग है, इतना बजे तक आपको पहुंचना है। मैं जब वहां गया तो 100 किसान संगठन के बड़े बड़े नेता, उसमें शरद पवार जी मंत्री थे, क्योंकि कृषि को ज्यादा अच्छा से जानते थे। जितना जिंदा लोग हैं उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई जानता है इस देश में तो शरद पवार जी जानते थे। और वहां उस चर्चा से ये निकला कि जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं उसका वजह है कर्ज का जो बोझ है वो, और एमएसपी की चर्चा हुई कि सबका बदलाव ये बढ़ता जाता है, किसानों के उपज का दाम क्यों नहीं बढ़ता है। तो 2 महत्वपूर्ण फैसले उसमें हुए कि 72,000 करोड़ रुपए की लोन माफी हुई, जो सबके सामने है, सब लोग जानते होंगे अगर याद होगा तो। और पहली बार मैंने ही घोषणा किया था कि जिस समय स्वर्गीय वाजपेयी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में धान का कीमत जो 550 रुपया प्रति क्विंटल हुआ करता था वो सीधे 1100 रुपया प्रति क्विंटल हो गया। गेहूं का कीमत जो 620 रुपया प्रति क्विंटल हुआ करता था वो 1240 रुपया प्रति क्विंटल हो गया। और इसी तरह से तिलहन, दलहन, शुगर केन सबके प्राइसेस बढ़े। उस सरकार ने 2 वायदा किया था बड़ा। अगर आपको पीछे जाइएगा, बजट पर भाषण करते हुए उस समय 2 बड़ी घोषणाएं हुई कि हम रूरल क्रेडिट को दुगना करने का काम करेंगे। और जब सरकार अंतिम बजट पेश कर रही थी तो रूरल क्रेडिट तिगुना हुआ। आज जो मोदी सरकार पीठ थपथपाती है कि हमने विद्युतीकरण कर दिया देश भर में, कितना विद्युतीकरण कर दिया? 7,96,000 गांवों में 7,70,000 या 71,000 विद्युतीकरण का काम मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया था। और उस समय जो सोशल सेक्टर में कानून पास हुए वो आज भी हमको नहीं लगता है कि आजादी के बाद, चाहे मनरेगा हो, सूचना का अधिकार हो, फूड के लिए सबको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हुआ,
तो ये सब काम उसमें हुए, आप उसको नजरअंदाज नहीं कर अब सकते हैं। अखिलेश जी, बातें आपकी बड़ी अच्छी लग रही हैं, मेरी बात बट अच्छी है ही। राजनीति में नहीं अच्छी है, लग भी रही है, बट राजनीति में अर्थमेटिक का खेल होता है साहब। चुनाव में अगर वोट नहीं पड़े, सत्ता नहीं आई, क्या फायदा इतनी सारी बातें बताने का। तो मुंगेरी लाल के हसीन सपना दिखा के बिहार को पीछे ढकेलते रहिए, तो ये भी तो ठीक, कतई ठीक नहीं है। अरे और मैं जो जहां आपसे शुरू किया था बात, और क्यों मैं 2014-15 में चला आया, कि इन लोगों का बेसिक डिजाइन है कि बिहार जैसे राज्य को पीछे छोड़िए और इसको एक मजदूर सप्लायर स्टेट के रूप में रखिए, कि ताकि देश भर में इंडस्ट्री चलता रहे और हम लोग लेबर सप्लाई का काम करते रहें। ये एक पॉलिटिकल डिजाइन है भारतीय जनता पार्टी का। इसलिए मैं एल.के. आडवाणी जी से शुरू किया था, और यहां जो बात मैं कहने जा रहा था कि 2014 में जब प्रधानमंत्री बने मोदी जी, तो उस समय बिहार के लिए फिर एक पैकेज का घोषणा हुआ, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़, चलिए मैं 1,25,000 करोड़ घोषणा करता हूं बिहार के लिए। वो पैकेज भी छलावा साबित हुआ। 2015 में चीनी मिल के लिए गए मोतिहारी में, और उन्होंने भाषण देते हुए कहा कि अगली बार मैं जब आऊंगा तो मोतिहारी चीनी मिल से के चिमनी से धुआं भी निकलेगा और आपके साथ बैठ के इसी चीनी मिल के चाय पीऊंगा। तो आपको खुद ही मालूम है। तो ये लगातार छलावा हो रहा है। किसानों के मामले में 2019 का चुनाव जीतने के बाद, मोहित जी को ठीक से याद है, कवर करते हैं लोकसभा राज्यसभा को, उन्होंने भाषण दिया था कि हम किसानों के आमदनी को 2022 में दुगना करके दिखाएंगे। आमदनी तो दुगना नहीं हुआ, मान्यवर, लागत खर्च तिगुना और चौगुना हो गया। किसानों का कमर टूट रहा है, ये स्थिति बनी है। तो सर, अभी थोड़ा पॉलिटिकल डिस्कोर्स में बात करनी है, तो क्योंकि टाइम कम है, करिए ना। आपने तेजस्वी यादव को अब तक मुख्यमंत्री फेस क्यों नहीं डिक्लेयर किया? इसमें कंफ्यूजन क्यों है? कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो मुख्यमंत्री फेस रहेंगे, समय का बात है, एकदम बिल्कुल है। और आप पिछली बार 70 में लड़े थे, इस बार ज्यादा की आकांक्षा है, या आपको लगता है बिकॉज आपका स्ट्राइक रेट बहुत कम रहा, थोड़ा नीचे आएंगे? एक पार्टी वीआईपी पार्टी और यहाँ जुड़ी है, तो सीटों का बंटवारा सबसे ये होगा तो थोड़ा बहुत सीट कम हो सकता है या वही रह सकता है। ये कोई बहुत चर्चा का विषय नहीं है। आराम से सीटों का बंटवारा हुआ मान लिया जाए, उसमें महागठबंधन में कोई समस्या नहीं है। ये तो आपने जैसे सदन में बोलते हैं ना, मान लिया जाए। आप इनको उंगली करते हुए देख लिया। आप जब नहीं हमको पकड़ पा रहे हैं तो इनको पकड़वाइए। करिए। राहुल गांधी सासाराम से लेकर पटना तक जो है वोट अधिकार यात्रा निकाली, और तेजस्वी यादव कहते हैं कि एसआईआर से कोई समस्या नहीं है। वोट अधिकार यात्रा का मतलब क्या है? और चुनाव आयोग ये कह रहा है कि हम ये चाहते हैं कि शुद्ध मतदाता सूची होनी चाहिए, निष्पक्षता के साथ चुनाव होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। क्या समस्या है फिर? सबसे बड़ी समस्या यह है, उस दिन भी आप मुझको मिले थे जब हम लोग 11 दलों के लोग इलेक्शन कमीशन से मिलने जा रहे थे, मैं भी उसका हिस्सा था। और जब हम लोग पहली बार मिलने जा रहे थे इलेक्शन कमीशन से, और इलेक्शन कमिश्नर्स ने जो बातें कही वो सबसे महत्वपूर्ण है। उस समय ये प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी, और इलेक्शन कमिश्नर्स ने हम लोगों को कह दिया कि 20% वोट तो कटेंगे। तो जब कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई और एसआईआर प्रॉब्लम नहीं रहता, तो भारतीय जनता पार्टी के मित्र दलों की चिंता क्यों बढ़ी हुई है? अगर जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी को आप छोड़ दीजिए, तो चंद्रबाबू नायडू का पार्टी भी उनके साथ मंत्रिमंडल में शामिल है, उनकी चिंता से आप वाकिफ हैं। यहाँ उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी शामिल है, उनकी चिंता से आप वाकिफ हैं। तो कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूं कि 65 लाख लोगों के वोट काट दिए गए, उसमें कुछ लोगों की मृत्यु हुई होगी। 22 लाख लोग मृत्यु है उसमें। अच्छा ठीक है, आप ही पे आ जाता हूं मैं। ये भी आपने दिल्ली में देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन के अनुसार जो मृत लोग हैं उसमें से कुछ लोगों ने राहुल गांधी जी के घर पे जाके चाय भी पिया, या टीवी पे हम लोग भी देखे हैं। मैंने चाय पीने वालों में मैंने, लेकिन बट आप इसे मुद्दा बना पाए? सवाल इस बात करिए, सवाल ये इशू है, ये मुद्दा बनना ही चाहिए, बनना चाहिए। अब बना पाए के बाद, देश के आजादी के बाद जो सबसे बड़ा अधिकार मिला लोगों को, आम जनता को, वो एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार। और वोट के अधिकार से जब किसी को वंचित किया जाता है, तो एक रिस्पॉन्सिबल राजनीतिक पार्टी होने के नाते हम लोग चुप बैठ के इस तमाशा नहीं देख सकते।
इसलिए राहुल गांधी जी को धन्यवाद दिया जाना चाहिए, महागठबंधन दलों के लोगों को धन्यवाद दिया जाना चाहिए कि उन्होंने ये बड़ा सवाल खड़ा किया है। ओके अशोक जी, एक और बात जो सामने आ रही अशोक है, जी नहीं, अखिलेश जी। अखिलेश जी, अशोक चौधरी में हाँ। अशोक चौधरी जी आए थे, आपके पूर्व अध्यक्ष जो रह चुके हैं कांग्रेस यहाँ पार्टी। आए? हाँ जी, तो उन्होंने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात की, बोले कि मैंने अभी यहाँ आए थे सचमुच में? हाँ जी आए थे, सचमुच में आए अच्छा। थे। आए थे। अच्छा, आपको क्यों लग रहा वो नहीं आएंगे? नहीं नहीं, अभी बड़ा सवाल, ऐसे तो राजनीति में कुछ कुछ होते रहता है, लेकिन प्रशांत किशोर ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। 200 करोड़ के भ्रष्टाचार के मामले को प्रशांत किशोर ने उजागर किया है, तो या तो अशोक चौधरी जी को आके उस पर सफाई देनी चाहिए। 2-3 दिन से वो छिपे हुए थे, उस पर कोई बात नहीं सरकार की तरफ से कही गई, या सीधा नीतीश जी को उनसे इस्तीफा लेना चाहिए अगर सफाई में कुछ कहने को नहीं है। इसलिए मैं 2 बार पूछ दिया आपसे कि अशोक खुद भी आए थे। आए थे, एक बात कह के गए कि उन्होंने कहा कांग्रेस का तब तक कल्याण नहीं हो सकता बिहार में जब तक कांग्रेस अपने को आरजेडी से अलग करके अपना संगठन पूरे राज्य में तैयार नहीं करेगी। उसी आरजेडी ने पहले उनको एमएलसी बनाया था। उस समय हम लोगों के केवल 4 एमएलए थे कांग्रेस के, और वो जो विधान परिषद में गए थे तो लालू जी का ही आशीर्वाद और समर्थन की वजह से गए थे। तो अब तो बाहर निकल गए हैं, अपने को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनके पिताजी कांग्रेसी थे, कांग्रेस पार्टी ने उनको अध्यक्ष बनाया, अब उसके बाद भी ये सब कर रहे हैं, तो ये केवल वही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। लेकिन अखिलेश जी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है आपकी सबसे बड़ी नीति निर्धारक इकाई है, और आजादी के बाद पहली बार पटना को आप लोगों ने चुना है, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित तमाम बड़े नेता। पटना क्यों? पटना इतनी देरी क्यों? कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक पहले भी कर सकते थे, चुनाव दहलीज पे है और वर्किंग कमेटी आप यहाँ कर रहे हैं, मतलब क्या है इसका, क्या मकसद? आपको पता होगा कि मैं भी CWC का परमानेंट मेंबर बना हूँ। जी। तो जब मैं बना तो मैं सब लोगों को कहा कि भाई पटना 1912 और 1922 के बाद कोई न बड़ा अधिवेशन हुआ न CWC हुआ, तो यहाँ करना चाहिए। चुनाव भी है, ये मैं क्यों कहूँगा, ये तो आप कहिए। तो क्या डिस्कस होगा कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में, क्या आप लोग चर्चा करने वाले? अब जो चर्चा होगी उसको पहले कैसे कहा जाए, तब तो फिर मैं रिस्पॉन्सिबल आदमी नहीं कहा जाऊंगा, और हो सकता है इसी में हमको छोड़ना पड़े अगर मैं डिस्क्लोज कुछ कर देता हूं तो। अखिलेश जी, एक अखिलेश बड़ा जी, समय बिल्कुल मोहित कर, प्रोस्पेक्ट्स क्या फाइनल में आपसे जानना चाहता हूँ, ये महागठबंधन के प्रोस्पेक्ट क्या, बहुत संक्षेप में इस चुनाव में? महागठबंधन, अगर आप पिछला चुनाव एनालाइज करते हुईएगा तो 2019 के लोकसभा में हम लोग केवल 1 सीट जीते थे, किशनगंज की सीट। आउट ऑफ 40 39 एनडीए जीता था। उसके 1 साल बाद विधानसभा का चुनाव हुआ और उसमें केवल 12,000 मतों का अंतर था एनडीए और महागठबंधन में। इस बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ है उसमें 1/4 सीटों पर हम लोग जीते हैं, मतलब 10 सीट हम लोग जीते हैं और वो लोग 39 से 30 पर आ गए हैं। तो उतना ही लाख का वोट का अंतर रहेगा। महागठबंधन का वोट 9 लाख से और 10 लाख के बीच में ज्यादा रहेगा उन लोगों से, और ये अगर वोट का अंतर रहा तो हम लोग 2/3 बहुमत से महागठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका, और आशा पे तो दुनिया टिकी है अखिलेश जी। बहुत धन्यवाद आपका, आशा, अभिनंदन उम्मीद, थैंक यू, है ना, बहुत धन्यवाद आपका। तो अखिलेश जी ने कहा है कि उन्हें विश्वास है कि आने वाले समय में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। हालांकि जनता जनार्दन को तय करना है वो किसके से सेहरा बांधेगी। इस सेशन को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश जी, पुनः आपका आभार, अभिनंदन। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आप सबका।